नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के तमाम व्यवसायों के विकास से जुड़े हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन को। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि नवीनतम जानकारियां आपसे साझा कर सकें, जिसका लाभ आप ले सकें अपने आर्थिक विकास के लिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे ही वैकल्पिक स्रोतों की खोज बेहद ज़रूरी होती जा रही है। वैसे विकल्प हमारे पास पहले से भी हैं। कृषि के साथ होने वाले बहुत सारे ऐसे सह व्यवसाय हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से भी हम कर सकते हैं और उनका फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे कि मछली पालन, मधुमक्खी पालन या फिर पशुपालन। ऐसे ही कुछ विषयों पर आज करेंगे हम चर्चा कार्यक्रम की आज की कड़ी में। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों की प्रगति हेतु फार्मर रजिस्ट्री एवं क्रॉप सर्वे की व्यवस्था, मुर्गी पालकों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। किसानों की उन्नति के लिए होगी फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे। पिछले दिनों बिहार के कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में मीठापुर कृषि भवन पटना के सभागार में एग्रीस्टेक डिजिटल क्रॉप सर्वे विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के डिजिटल क्रॉप सर्वे के परामर्शी श्री महेश बोकाड़े तथा तकनीकी विशेषज्ञ सुश्री कृति कुमारी ने अपनी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एग्रीस्टेक डिजिटल क्रॉप सर्वे की विशेषताओं के बारे में बताया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिस पर किसानों का सभी विवरण उपलब्ध रहेगा और इस विवरण के आधार पर किसानों को सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। आज मुख्यालय के स्तर पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे पर जो मुख्यालय स्तर के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारे किसान हैं उनका निबंधन हो सके। उनको कितना ज़मीन है, कहाँ ज़मीन है, कितना रकबा है, उस ज़मीन पे क्या वो खेती करते हैं, इन सारी चीज़ों का आंकड़ा एक जगह उपलब्ध रहेगा। और जो वो फसल की बुआई कर रहे हैं, हर रबी फसल हो, खरीफ हो, तो जिस मौसम में जिस फसल की बुआई कर रहे हैं उसकी भी पूरी विस्तृत जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध रहेगी और इसके कारण किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। मुर्गी पालक भाई बहन, अगर आप इस व्यवसाय से और भी बेहतर आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुर्गियों के अंडों और मांस की विभिन्न तरह की सामग्री बनाकर आप निर्यात कर सकते हैं। यदि आप इस उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में मुफ्त प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसान भाई बहन, आप अपने खेतों में मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा पटवन कर सकते हैं, क्योंकि इस मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से आपके खेतों में पूरी तरह से जल प्रबंधन किया जा सकता है और बिजली की खपत कम होती है। साथ ही यह समय की बचत भी करता है। इसके लिए सरकार भी अनुदान दे रही है। आप अपने नजदीक के कृषि विभाग से संपर्क कर इसका लाभार्जन कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं जिला पटना ग्राम बैरिया के रहने वाले शंकर महतो। इन्होंने 15 कट्ठा में लाल साग की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमाया है। इनका कहना है कि साग की खेती में मुनाफा अधिक होता है और बाजारों में मांग भी अधिक है। किसान भाई बहनों, अब मौसम आ रहा है मसूर लगाने का। अगर आप सब अपने खेतों में मसूर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसमें अच्छी किस्मों के बीज की भूमिका भी अहम रहती है। इनका चुनाव आप अपने खेत की मिट्टी और क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप ही करें। बिहार में मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चना तथा मटर की अपेक्षा मसूर कम तापक्रम, सूखा एवं नमी के प्रति अधिक सहनशील है। दलहनी वर्ग में मसूर सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण फसल है। प्रचलित दालों में सर्वाधिक पौष्टिक होने के साथ साथ इस दाल को खाने से पेट के विकार समाप्त हो जाते हैं, यानी सेहत के लिए फायदेमंद है। रोगियों के लिए मसूर की दाल अत्यंत लाभप्रद मानी जाती है, क्योंकि यह अत्यंत पाचक है।
दाल के अलावा मसूर का उपयोग विविध नमकीन और मिठाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इसका हरा व सूखा चारा जानवरों के लिए स्वादिष्ट व पौष्टिक होता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, जिनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि में करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अतः फसल चक्र में इसे शामिल करने से दूसरी फसलों के पोषक तत्वों की भी कुछ प्रतिपूर्ति करती है। इसके उन्नत प्रभेदों में नरेंद्र मसूर 1, पूसा 1, नूरी, JLS 1, JLS 2, BR 25 आदि प्रमुख हैं, जिनका उपयोग कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज्यादा काम लिया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, कुटाई, दौनी और फसल के दानों की सफाई एक साथ हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए जानते हैं पटना अनाज मंडी में अनाजों की ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो डेयरी फार्मिंग का मतलब केवल दूध उत्पादन ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रसंस्करण जो प्रोडक्ट डेयरी के बनते हैं उससे भी वो शुरुआत कर सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, डेयरी इनपुट बेस्ड व्यवसाय और डेयरी आउटपुट बेस्ड व्यवसाय। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। हम उम्मीद करेंगे कि अगली कुछ कड़ियों में आपकी सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी वैकल्पिक व्यवसायों की, तो डेयरी फार्मिंग एक ऐसा ही व्यवसाय है जिसमें हम काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और किन सावधानियों का इसमें हम ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस साक्षात्कार के जरिए। नमस्कार। खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी जानकारी जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आप बहुत सारी खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, एक ऐसा व्यवसाय जो कि महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। जी हाँ, डेयरी फार्म जिसका
अगर आप व्यवसाय करते हैं तो वो कम लागत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सकता है, लेकिन इस व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें? तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है डेयरी फार्मिंग एक लाभदायक व्यवसाय, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं योगेंद्र सिंह जादौन, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि डेयरी फार्मिंग क्या है? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा मैडम आपने कि डेयरी फार्मिंग क्या है। डेयरी फार्मिंग हमारी भारतीय जो कृषि है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका अभिन्न अंग है, और इससे हम जो हमारे किसान भाई हैं, इससे हमारा लगातार आय के साथ साथ ये बहुत सारे रोज़गार के अवसर भी प्रदान करती है। डेयरी फार्मिंग का मतलब केवल दूध उत्पादन से नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे दूध से बने उत्पाद हैं, जैसे कि पनीर हो गया, खोया हो गया, लस्सी हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको बनाकर किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सर, पहली बार अगर कोई किसान भाई अगर डेयरी फार्म का व्यवसाय करते हैं तो उन्हें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे शुरू करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को अगर वो डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है प्रशिक्षण और ज्ञान। जब तक उसको डेयरी फार्मिंग का ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे शुरुआत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी प्रशिक्षण संस्थान हैं, वहाँ जाके वो कांटेक्ट करके वो अपना ट्रेनिंग ले सकता है, जिसमें उसको अपने प्रजनन संबंधी समस्याएं, अच्छे नस्ल का पशु कहाँ से खरीदना है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, फीड कैसे बनाना है, आहार प्रबंधन कैसे करना है, पानी कितना पिलाना है, दूध प्रोडक्शन के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी जो भी उसके दूध और दूध से उत्पाद जो बन के निकलते हैं उनका विपणन या मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी जानकारी उसको प्रशिक्षण मिल जाती है। प्रशिक्षण के लिए उसको जैसे बहुत सारे पशुपालन महाविद्यालय हैं, या स्टेट लेवल की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आत्मा हैं, बहुत सारी एजेंसी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से जाके वो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकता है। सर, अगर डेयरी फार्म का जो शुरुआत करना चाहती है, जैसे कि महिलाएं या पुरुष जो अगर युवा वर्ग के कोई भी है, अगर चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब कहाँ पे जाएं, कैसे शुरुआत करें, इसके बारे में थोड़ी अच्छी से जानकारी दे दीजिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि जो हमारे ग्रामीण युवा महिलाएं हैं, अगर वो डेयरी बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो कहाँ से और कौन कौन से डेयरी से जुड़े व्यवसाय शुरुआत कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग का मतलब केवल दूध उत्पादन ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रसंस्करण जो प्रोडक्ट डेयरी के बनते हैं उससे भी वो शुरुआत कर सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, डेयरी इनपुट बेस्ड व्यवसाय और डेयरी आउटपुट बेस्ड व्यवसाय। हम पहले डेयरी इनपुट बेस्ड व्यवसाय जो पशुपालक डेयरी स्टार्ट करता है, कौन कौन से इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर आधारित व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि हरा चारा उत्पादन, जैसे कि हम पूरे इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो 32% हरे चारे की कमी है। अगर बिहार की हम बात करें तो 82% हरे चारे की कमी है। तो कोई भी युवा अपने खेतों में हरा चारा उत्पादन करके वो अपने जो बाज़ार में जो जितनी भी डेयरियाँ हैं या गौशाला हैं वहाँ बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकता है। इसी में जो दूसरा इनपुट है वो है हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी पानी के हरा चारा का उत्पादन। तो एक मशीन्स आती हैं, उसमें भी हाइड्रोपोनिक के द्वारा वो चारा उत्पादन करके इसकी भी सप्लाई करके अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है। तीसरा है अच्छा पशु कहाँ से प्राप्त करे। अगर किसी फार्मर को डेयरी स्टार्ट करनी है तो उसको पशु की आवश्यकता होती है। उसके लिए अगर हमारा ग्रामीण युवा चाहे तो अपना ब्रीडिंग सेंटर या ब्रीडिंग फार्म खोल सकता है, तो वहाँ पे अच्छे नस्ल के पशु रखेगा। अगर किसी किसान भाई को ज़रूरत है तो वहाँ से जाके वो ख़रीद के ला के अपना डेयरी व्यवसाय शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, भैंस के जो बच्चे होते हैं, उनको भी पाल के बड़ा करके वो भी मीट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो उनको छोटे बच्चों को पालकर जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके भी मार्केट में अच्छी डिमांड है, उनका भी प्रोसेस करके जो भी अरेबियन कंट्रीज़ में वहाँ उसकी सप्लाई होती है, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इनकम बना सकता है। इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण युवा है या महिलाएँ हैं, एक जो अपना जो सीमेन स्टेशन भी खोल सकता है। तो सीमेन स्टेशन के लिए अच्छे सांड की आवश्यकता होती है। तो एक छोटा बच्चा जो उसकी माँ अधिक दूध देती है, उसको वो लेके उसका अच्छे से आहार प्रबंधन करके उससे वो अपना सीमेन प्राप्त करके उसके डोजेस बना के उससे भी अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकता है। सर, डेयरी फार्मिंग से संबंधित और क्या लाभकारी कुछ ऐसी जानकारी है जो आप हमारे पशुपालक भाइयों को देना चाहेंगे? अगर किसी पशुपालक भाई को डेयरी की शुरुआत करनी है, चाहे वो ग्रामीण महिला हो,
चाहे हमारा पशुपालक भाई हो, तो उसको प्रॉपर प्रशिक्षण अच्छे संस्थान से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे से लेके उसके बाद ही उसको शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा उसको जितनी भी हमारी रिसर्च हो रही हैं, जो पशु विज्ञान के क्षेत्र में जितनी रिसर्च हो रही हैं, उनको भी जानकारी इकट्ठा करते रहना चाहिए। और डेयरी फार्मिंग शुरुआत करने से पहले जितने भी नवाचार किसान हैं, जो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो अच्छी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ भी उसको विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए उसने कहाँ से शुरुआत की थी और आज उसका कितना इनकम है। तो वो जो लाइव जाके देखेगा, प्रैक्टिकल अपना एक्सपोजर करेगा, जो अच्छे फार्मर हैं, इनोवेटिव फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो उससे वो सीखेगा, उससे भी सीखेगा, प्रशिक्षण से भी सीखेगा। प्रशिक्षण में उसको आहार प्रबंधन, वैक्सीनेशन शेड्यूल, डिवॉर्मिंग शेड्यूल और भी जो पशुधन संबंधी समस्याएं हैं, कहाँ से उसको डेयरी से संबंधित सब्सिडी लेना है, लोन लेना है या सरकार की सुविधाएं लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकार की स्कीम्स हैं, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की स्कीम है, जो किसान भाइयों को पता नहीं होती हैं। तो वो जो प्रशिक्षण लेगा उसमें सारी स्कीम्स के बारे में, सब्सिडी के बारे में, कहाँ से उसको पशु परचेज करना है, कैसे उसे डेयरी की शुरुआत करनी है, कितने पशुओं से शुरुआत करनी है, उसकी आर्थिकता क्या होगी, 1 साल बाद उसका कितना मुनाफा आएगा, ये सारी बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए। सर, आपने डेयरी फार्मिंग के बारे में हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पशुपालक भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसको किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बनाने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी हमारे पास उत्पादन शक्ति तो है, लेकिन उत्पादकता जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमें वैज्ञानिक पद्धति से ही आ सकती है। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे ता परठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को
20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम की आज की कड़ी में। और जैसे कि कार्यक्रम में हम चर्चाएं कर रहे थे वैकल्पिक व्यवसायों के बारे में, कृषि के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनको करके और जिनमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। ऐसा ही एक व्यवसाय है मत्स्य पालन, जिसे बहुतायत मात्रा में किया जाता है, कई बार कृषि के सह व्यवसाय के तौर पर और कई बार स्वतंत्र रूप से। तो मत्स्य पालन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से कैसे हम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, अब इसके बारे में लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए। नमस्कार। मछली लोगों की पसंदीदा व्यंजनों में से एक है, जिसके कारण बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा भी मिलता है। पर बदलते समय में मत्स्य पालन के लिए वैज्ञानिक नियम का चयन करना होगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को दुगना लाभ प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन की वैज्ञानिक पद्धति, और इस पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार मधुबनी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी हम नए तालाब के निर्माण में जाएं तो इस 15 सेंटीमीटर मिट्टी को पहले खुरच कर साइड में रख लें, और फिर आप तालाब की गहराई 1.5 मीटर 2 मीटर रखना चाहते हैं उतनी गहराई कर लें, और फिर ये जो उपजाऊ मिट्टी है उसके ऊपर आप इसको बिछा दें। अब आता है सर्वप्रथम इसमें पानी जब आप फिल कर देंगे उसके बाद आप इसमें चूने का व्यवहार करेंगे। आप अगर आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो या आप पानी का पीएच जांच पाते हो तो आप पानी का पीएच ले लें, उसके उपरांत सर्वप्रथम चूने का व्यवहार करें। और मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि मत्स्य पालन में आप किसी भी दवाई का या किसी भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें 15 दिनों का अंतराल देना बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो सर्वप्रथम आप चूने का व्यवहार करेंगे, उसके 15 दिनों के बाद आप जो गोबर है, गाय का गोबर या जो भी आपके पास अवशिष्ट पदार्थ हो किसी भी पशु का, उसको 10 टन व्यवहार करना है। लेकिन इन सभी कोई भी खुराक हम देंगे उनको हम मासिक किस्तों में देंगे, जैसे हम EMI पे कुछ काम करते हैं उसी तरह से मासिक किस्तों में हम देंगे। गोबर देने के बाद आप इसमें जो यूरिया है वो आप 20 से 25 kg दे सकते हैं प्रति हेक्टेयर। अभी मैं जो भी आपको बताऊंगा वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होगा। 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर व्यवहार करेंगे, और आप सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 kg प्रति हेक्टेयर, और इसको हम 12 मासिक किस्तों में या 10 से 11 मासिक किस्तों में इसको देंगे। जब आप देखेंगे कि पानी जो है उसमें जंतु प्लवक और प्राणी प्लवक की मात्रा 15 दिनों में बढ़ गई है, उसके बाद आप स्टॉकिंग के लिए जो उन बीज है उसको लाएंगे। और कभी भी जब आप बीज लाते हैं तो उस बीज को हमेशा ध्यान रखें कि तुरंत ही उसको पानी में नहीं छोड़ना है। आप जो पॉलीथीन है उस पॉलीथीन में रखेंगे, और आधे से 1 घंटे तक जब उसका तापमान, पानी का तापमान जहाँ से आप लेके आए हैं उस पानी का तापमान और जो आपके पोखर का पानी का तापमान है वो सामान्य हो जाए, तब आप उसको रिलीज करेंगे। आज हमारा बिहार जो है जितनी इसकी पोटेंशियल है उस करीब हम उस लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं उत्पादन में। लेकिन हमें बताते हुए ये है कि सिर्फ जो भारत के 4 या 5 राज्य हैं वही बीज प्रबंधन में और या मत्स्य बीज उत्पादन में स्वावलंबी हैं। हम अभी भी बिहार के जो किसान बंधु हैं उन्हें हमें दूसरे राज्यों से बीज लाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम बीज प्रबंधन आप जानते हैं कि हमें जो प्रेरित प्रजनन के द्वारा बीज उत्पन्न करते हैं उसमें हमें देखना है कि बीज की गुणवत्ता कैसी है। तो इसके लिए आप जो भी हैचरी सत्यापित है उनसे बीज लें, और बीज जो है उच्च क्वालिटी का हो। और साथ ही साथ जब आप इसको स्टॉक करेंगे तो स्टॉक करने के पूर्व, जैसे आपने तालाब का प्रबंधन कर लिया तो उसके पूर्व आप एक हापे में कुछ बीजों को
48 घंटे के लिए छोड़कर देख लेंगे। अगर आप देखते हैं कि उससे आपके किसी भी जो आपने मत्स्य बीज डाला है उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो वो तालाब आपके मत्स्य बीज संचयन के लिए रेडी है। इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मत्स्य पालन में 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। पहला है मत्स्य बीज, दूसरा है जो मत्स्य के लिए जो वाटर क्वालिटी है वो, और तीसरा है मत्स्य आहार। तो जब आपने स्टॉकिंग कर दिया तो अब हम मत्स्य आहार की बात करेंगे। मत्स्य आहार आप आजकल तो रेडीमेड फीड बाज़ार में भी उपलब्ध है, आप उसको भी व्यवहार में ला सकते हैं, लेकिन शुरू में आप चाहे तो चावल की भूसी और जो सरसों की खली या जो भी उपलब्ध हो आपके पास खली, उसको 1:1 के साथ आप उसको व्यवहार कर सकते हैं। सर, ये तो बात रही बीज प्रबंधन की। अगर हमारे किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करते हैं तो ये उन्हें कैसे लाभ पहुंचाता है? मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसको किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बनाने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी हमारे पास उत्पादन शक्ति तो है, लेकिन उत्पादकता जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमें वैज्ञानिक पद्धति से ही आ सकती है। तो इसके लिए हमें जो हमारे जो 6 मछलियों का जो रोहू, कतला, मिर्गल, ग्रास, सिल्वर, नैनी का जो ये है कम्बिनेशन है, उस कम्बिनेशन के साथ अभी आप देखते होंगे कि वैज्ञानिक पद्धति से जो हम रोग प्रबंधन भी करते हैं तो उसमें आसानी होती है और रोगों पे भी नियंत्रण होता है। तो हम बता सकते हैं कि कम लागत अधिक उत्पादन, उत्पादकता की बात करते हैं, उत्पादन नहीं उत्पादकता की बात हम करेंगे। और दूसरा जो है कि अभी एक जो है पुलिस फिश का इंट्रोडक्शन, जैसे 1 या 2% आप जैसे कि मांगुर मछलियाँ हो गई या फिर नोटोप्टेरस जिसे हम शीतल मछली भी कहते हैं, जिसे हम अपने बिहार में भुन्ना मछली कहते हैं, वो भी आप 1-2% अपने तालाब में संचय करेंगे, जिससे कि जो भी बाह्य कीट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं जो मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं या बाह्य परजीवी हैं, उससे भी आपको किसानों को, इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में भी देख सकते हैं। और दूसरा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से हम अगर समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं तो उसमें इससे हमें कम लागत लगेगी और हमें अधिक उत्पादकता प्राप्त होगी, जिससे हमारे किसान बंधु अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, अभी आपने ली मत्स्य पालन से जुड़ी संबंधित सारी जानकारियाँ। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। जुड़े रहिए कार्यक्रम से ऐसी ही और भी जानकारियों, नए विषयों और नए विशेषज्ञों से मिलने के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।